दोस्तों 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर अरेबियन सी से भारत के ऊपर बम बरसाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत भेजे थे, उस वक्त रूस ने अचानक अपने काफी सारे न्यूक्लियर सबमरीन भारतीय समुद्री बॉर्डर पर तैनात कर दिए थे। रूस के इन सभी न्यूक्लियर सबमरीन के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद थे जो पल भर में दुनिया के किसी भी देश को पूरी तरह बर्बाद कर सकते थे। उस वक्त पूरी दुनिया को पता था कि रूस अरेबियन सी में सुनामी लाने जा रहा है, जहां से एक भी अमेरिकन युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर बचकर नहीं निकल पाएंगे। युद्ध के समय भारतीय समुद्री बॉर्डर पर तैनात इन न्यूक्लियर सबमरीन को देखकर अमेरिका और पश्चिमी देश उल्टे पैर पीछे भाग गए थे। ये पहला ऐसा मौका था जब भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत को देखा। इस घटना के बाद भारत ने ठान लिया कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम भी पावरफुल सबमरीन बनाएंगे। आज इंडियन नेवी के पास आईएनएस अरिहंत जैसे बेहद पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हैं। अब तक दुनिया में मात्र 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, जिनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, रूस और ब्रिटेन का नाम शामिल है। ऑकस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया 7वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होगी। ऑकस डील के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नेवी को काफी मजबूत बना रहा है ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का मुकाबला कर सके। ये पहली बार है जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के अलावा किसी और देश के साथ शेयर कर रहा है। चीन के साथ 1962 सीमा युद्ध के बाद भारत ने अपनी पनडुब्बी बेड़े के निर्माण में सहायता के लिए अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। नतीजन भारत ने सोवियत संघ की ओर रुख किया। 2008 में भारत और अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके तहत अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमति जताई, लेकिन ये पूरी डील नहीं हुई। उस वक्त अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर पावर्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी साझा नहीं की। अमेरिका के पास कुल मिलाकर 54 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हैं। रूस के पास 29, चीन के पास 12, ब्रिटिश नौसेना के पास 11, फ्रांस के पास 8 और भारत के पास एक परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन है। हालांकि यहां पर हम आपको बता दें कि चीन के पास भले ही 12 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, लेकिन उसके पास 60 से ज़्यादा कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मौजूद हैं। इस प्रकार चीन के पास कुल मिलाकर 80 से भी ज़्यादा सबमरीनों की संख्या है। इसी वजह से उसे दुनिया का सबसे ताकतवर नेवी का दर्जा हासिल है। हालांकि एक एस्टीमेट के अनुसार ये बताया जाता है कि चीन के 40 से भी ज़्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खराब मेंटेनेंस के कारण बेकार हो चुके हैं। चीन, अमेरिका और रूस की पनडुब्बियां 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली हैं। वहीं भारत के आईएनएस अरिहंत की क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर तक की है। ये 6000 टन वजनी न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन साल 2030 तक भारत अपने समुद्री बेड़े में कुल मिलाकर 6 सबमरीन शामिल करना चाहता है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक और न्यूक्लियर सबमरीन बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसका नाम आईएनएस अरिघात है। उसकी टेस्टिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है और उसे किसी भी वक्त भारतीय नेवी को सौंप दिया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका ने साल 1954 में सबसे पहले अपनी नेवी के अंदर पहला न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन किया था। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल डीजल या इलेक्ट्रिक सबमरीन से काफ़ी बेहतर होती है। ये कई सालों तक पानी के अंदर रह सकती है। इन्हें 3 से 4 दशक तक यानी कि 30 से 40 साल तक लगातार पानी के अंदर रखा जा सकता है, यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार बनाओ, पानी के अंदर भेज दो और भूल जाओ। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगा होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को ऊर्जा देता है। साथ ही इसे एक निश्चित अंतराल के बाद ऑक्सीजन के लिए पानी के बाहर यानी कि सतह पर आने की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के डीजल को जलाकर ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती, मतलब बैटरी को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार सतह पर आने का मतलब है खतरा। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश की पनडुब्बी खोजने वाले विमान, सैटेलाइट या युद्धपोत उसे आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन ये ज़रूरत पूरी करती है। इसे कई सालों तक पानी की सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूक्लियर प्रपल्शन पावर जनरेशन में ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं होता। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है।
न्यूक्लियर सबमरीन में इतनी ताकत होती है कि पानी के हाई प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। जबकि वहीं डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन को अगर ज़्यादा स्पीड में पानी के अंदर दौड़ाया गया तो वो तुरंत हांफने लगती है और ऑक्सीजन के लिए सतह पर बार बार आने की कोशिश करती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन दो प्रकार की होती है, जिनमें पहले वाले का नाम न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है और दूसरे का नाम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये दोनों ही न्यूक्लियर सबमरीन को पावर देने का काम न्यूक्लियर रिएक्टर ही करते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इन दोनों न्यूक्लियर सबमरीन में अंतर क्या है। ज़रा गौर से मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जो न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन होती है उनके पास निश्चित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी होते हैं, जो पल भर में दुश्मन देशों का नामो निशान मिटा देंगे। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को अंग्रेजी में सबमरीन शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर यानी कि SSBN कहा जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को बेहद खतरनाक माना जाता है और इन्हें आमतौर पर इस्तेमाल करने से बचा जाता है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए होती हैं और इनका रोज़मर्रा का ऑपरेशनल रोल नहीं होता। भारत के पास भी यही खतरनाक मिसाइल सबमरीन मौजूद है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल को दागने में माहिर है। इंडियन नेवी के पास INS अरिहंत है। इस पर बेहद खतरनाक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लगाए गए हैं, जो पल भर में चीन, पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इस वक्त भारत ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को कहां तैनात किया है, ये बेहद खुफिया जानकारी है जो आमतौर पर किसी बाहरी को पता नहीं होती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त 2016 में भारत ने अपने अरिहंत न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया, जबकि वहीं दूसरी तरफ एक और सबमरीन होती है जिसका नाम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इन्हें अंग्रेजी में सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर यानी कि SSN कहा जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर मिसाइल या वेपन मौजूद नहीं होते, लेकिन इनके पास कन्वेंशनल हथियार और मिसाइल होते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन देश के जहाज को समुद्र में खदेड़ने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर कन्वेंशनल तरीके से बेहद खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी किया जाता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को स्ट्रेटेजिक तरीके से काफ़ी इस्तेमाल में लिया जाता है ताकि दुश्मन देशों पर प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन भारत के पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, जबकि वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद होता है। इन दोनों न्यूक्लियर सबमरीन को ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर से ही मिलती है। आमतौर पर न्यूक्लियर पावर देशों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर पहले काम किया और उसके बाद न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बनाई, लेकिन भारत ने पहले न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बना ली। हालांकि भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर भी काम कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत ऐसी 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाई जानी है, जिसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के खर्च आएंगे। भारत ने पहले सोवियत यूनियन से और फिर रूस से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र 1 और चक्र 2 को 10-10 साल के लीज पर लिया था। लीज पूरा होने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। करीब 2 साल पहले ही चक्र 2 को रूस वापस भेजा गया। भारत को रूस से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर लेनी है। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। इसे आने में 2 से 3 सालों का वक्त लगेगा। फ्रांस दशकों से यूरोप में भारत के सबसे करीबी साझेदारों में से एक रहा है। भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद पेरिस एकमात्र पश्चिमी राजधानी थी जिसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। साल 2005 में भारत और फ्रांस ने मिलकर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का फैसला किया। इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। 1999 में कारगिल वॉर के बाद भारत सरकार ने चीन पाकिस्तान के खतरे के मद्देनजर 30 साल का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया। इसके तहत 2030 के अंत तक 24 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर 2 से 4 दिन में एक बार सतह पर आने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन AIP टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन को आराम से 2 सप्ताह तक पानी के अंदर छिपा कर रखा जा सकता है। आजकल AIP टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन भारत के पास अभी तक एक भी AIP टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन मौजूद नहीं, जबकि वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मनों के पास AIP टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन मौजूद हैं। इसी वजह से भारत ने प्रोजेक्ट 75I को लॉन्च किया, जिसके तहत भारत अपने मेक इन इंडिया के तहत 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनवाएगा, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम यानी कि AIP भी मौजूद होगा।
इन सभी पनडुब्बियों में बेहतर सेंसर और हथियार लगे होंगे, लेकिन भारत के पास अभी एआईपी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। इसलिए भारत एक विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है, जो भारत को बेहद आसानी से एआईपी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके। लेकिन अब तक भारत के ज़्यादातर मित्रों ने इस टेक्नोलॉजी को देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें रूस, फ्रांस और साउथ कोरिया का भी नाम शामिल है। 75I को रिजेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया करना चाहता है और साथ में फॉरेन पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही समय सीमा भी काफ़ी कम दी गई। मेंटेनेंस के लिए काफ़ी कम बजट दिया जा रहा था, लेकिन डिमांड काफ़ी हाई क्वालिटी की थी। फ्रांस ने कहा था कि हम एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। फ्रांस के द्वारा प्रपोजल को रिजेक्ट करना बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि भारत फ्रांस के साथ ही मिलकर स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन बना रहा है, जिसमें फ्रांस ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की है। हालांकि भारी रिजेक्शन के बाद भारत का साथ देने के लिए स्पेन और जर्मनी आए, जो भारत की कंपनी के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण कार्य शुरू करेंगे। भारतीय नौसेना के मानदंडों को केवल जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनी ही पूरा करती है। दक्षिण कोरिया अपनी पनडुब्बियों के लिए ज़्यादा पैसे मांग रहा था। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया पनडुब्बी तकनीक के मामले में जर्मन पनडुब्बी से काफ़ी पीछे है। अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मात्र हुई है, पर जब तक ये डील पूरी होगी और भारतीय नौसेना को मिलेगी, उस समय तक भारतीय नौसेना की मौजूदा पनडुब्बियां जर्जर हो चुकी होंगी। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है कि भारत सरकार भी इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।